नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंगाठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7th का हमने 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है वायु, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वायु क्या होती है, अब वायु या हवा ये क्या चीजें होती हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज आती है कि वायुमंडल क्या होता है। और वायुमंडल के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि वायु क्या होती है। तो सिंपल सी बात कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी एक परत होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका आंसर नहीं बताया जाएगा क्योंकि इसका प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस चैप्टर था, पिछला चैप्टर था, उसमें हमने वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल तीनों के बारे में पढ़ा था। तो ये आपका होमवर्क है कि आप वहां से देख करके इसकी डेफिनेशन लिखें कि वायुमंडल क्या होती है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर वायु की एक परत पाई जाती है और दोस्तों वहां पर यह भी पढ़ा था कि क्योंकि वायु में क्या होती है, गैसें होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो अब गैसें तो एक जगह पर रुकती नहीं है, गैसें तो उड़ जानी चाहिए। तो फिर ये वायुमंडल जो है पृथ्वी से बंधा हुआ किस वजह से रहता है। तो हमें पता है कि जब भी आपने सुना होगा कि पेड़ से जब भी एप्पल गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल नाम का बल पाया जाता है जो प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो वही गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर वायुमंडल की जो गैसें हैं उनको बांध करके रखता है। तो दोस्तों, ये भी पता चल गया कि वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल यहाँ पर स्थिर क्यों रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल करता क्या है। तो दोस्तों, वायुमंडल जो है वो 2 कार्य करता है। वायुमंडल 2 कार्य करता है। पहली चीज तो ये कि हमें वायु प्रदान करता है। पहली चीज तो ये कि हमें वायु प्रदान करता है जिसे हम सांस लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, तो सूर्य से कुछ पराबैंगनी किरणें आती हैं जो मनुष्य की त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो यहाँ पर एक ओजोन परत नाम की परत पाई जाती है जो इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, मतलब रोक लेती है। तो ये पराबैंगनी किरणें जो है वो धरती पर नहीं आ पाती है। लेकिन आजकल आपको पता है कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो कहीं कहीं त्वचा कैंसर जो है उसके रोग पनप रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर आनी शुरू हो गई है। और इसका उपाय क्या है कि हम ओजोन परत को बचा करके रखें। तो सिंपल सी बात, 2 कार्य करती है। एक तो हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है और दूसरी हानिकारक किरणें जो कि सूर्य से आती है उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो वायुमंडल में ये 4-5 चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले कि पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 2 काम करता है। एक तो हमें श्वास के लिए वायु प्रदान करता है, दूसरी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और तीसरी बात हमने क्या लिखनी है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के ऊपर बंधित रहता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर स्थिर रहता है। चलिए, अब वायुमंडल की तो हो गई बात क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि वायु क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है वायु किसे कहते हैं या वायु क्या है। तो दोस्तों, सिंपल है कि वायु क्या होती है, गैसें होती है। कई सारी गैसों को मिला करके उसमें धूलकण भी मिल जाते हैं,
कुछ वाष्प भी मिल जाती है। अब वाष्प क्या होती है? जल जो होता है वो जल को जब उबाला जाता है तो जो वाष्प बनती है उसे जलवाष्प या वाष्प बोला जाता है, यानी जिसको आप भाप भी कहते हैं, तो भाप को ही वाष्प कहते हैं। तो वाष्प, धूलकण तथा कई सारी गैसें मिलकर के क्या बनाती है दोस्तों? वायु बनाती है। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायु किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें धूलकण यानी छोटे छोटे कण, धूल के, मिट्टी के, कोई भी पदार्थ के कण भी पाए जाते हैं। तथा जलवाष्प भी पाई जाती है, यानी जल की जो भाप होती है उसे जलवाष्प कहते हैं तथा जलवाष्प भी पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। तो दोस्तों वायु में जो है कई सारी गैसें पाई जाती है। तो यहाँ पर मेन चीज है कि कौन सी गैसें, ऐसी कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर नोट कर लेना जरूरी है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अब ये तो हो गई सर्वाधिक मात्रा में कि सबसे ज्यादा मात्रा में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा वैसे कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, चाहे थोड़ी सी भी पाई जाती हो लेकिन पाई कौन कौन सी जाती है, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर्वाधिक मात्रा में तो ये पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, इसके अलावा हीलियम एक गैस है, हीलियम गैस, ऑर्गन गैस, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी के साथ एक और बच गई लास्ट, हाइड्रोजन, गैसें भी पाई जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इनका प्रतिशत कितना कितना होता है। तो प्रतिशत को हम बोलते हैं इसमें संगठन, यानी वायु में गैसों की प्रतिशतता कितनी होती है। प्रतिशतता निम्न प्रकार से होती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये सारी की सारी गैस है या ये सारी की सारी वायु है, तो इस वायु में कई सारी गैसें पाई जाएगी और सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी? नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है वो इसके 78% हिस्से में पाई जाती है। नाइट्रोजन इसके, जब भी हमें संगठन या प्रतिशतता शो करनी हो तो इस तरह से हम शो करते हैं कि ये हमारे, मान लीजिए कि पूरी की पूरी वायु है, वायु का जो इतना हिस्सा है, यानी इतना हिस्सा यहाँ से लेकर के ये पूरा जो हिस्सा है वहाँ पर नाइट्रोजन यानी 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद 2 नंबर पर कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? ऑक्सीजन O2 से लिखते हैं, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। और इसके अलावा जितने भी प्रतिशत बचे वो कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है अन्य गैसें। अन्य गैसें जितनी भी बची, तो आपको मेनली इसमें काफ़ी सारी अलग अलग गैसें शो होती है, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें याद रखनी होती है। नाइट्रोजन 78%,
ऑक्सीजन 21% और जितना भी बचा वो जितनी भी अन्य गैसें हैं वो अन्य गैसें पाई जाती है। क्योंकि मेनली आपसे दो ही चीज़ें पूछी जाती है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, और 78% वायु का जो भाग है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन में। उसके बाद है कि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और अन्य गैसें पाई जाती है बचे हुए क्षेत्रफल में। चलिए, ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि वायु किसे कहते हैं, वायु में कौन कौन सी गैसें और किस तरह से पाई जाती है। अब दोस्तों, जो ऑक्सीजन गैस है उसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं श्वास लेने के लिए। ऑक्सीजन गैस का यूज़ होता है श्वास लेने के लिए। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा जो पौधे होते हैं वो श्वास के लिए तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, पौधों में एक और नई चीज़ होती है कि पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तब उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करके फिर अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि दोस्तों, प्रकृति में हमेशा ऑक्सीजन तथा CO2 की मात्रा जो है वो स्थिर बनी रहती है। इसका थ्योरेटिकली क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसका आंसर कैसे लिखना है, ये हम देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीजन जितनी मात्रा में बनी हुई है प्रकृति में उतनी ही हमेशा बनी रहती है, वैसे ही CO2 भी उतनी ही बनी रहती है। वो कैसे? तो दोस्तों, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा CO2 का त्याग करता है। तो दोस्तों, मानव क्या करता है, ऑक्सीजन को खत्म करता है तथा CO2 को बनाता है। इसके विपरीत अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब इस CO2 को तो ले लेते हैं, यानी इसको तो ग्रहण कर लेते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये CO2 को ले करके और फिर ऑक्सीजन गैस का त्याग करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, और मानव क्या करता है, उसी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरीके से ये चक्कर चलता रहता है कि मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है, CO2 छोड़ता है, और पेड़ पौधे उसी CO2 का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य उसी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा हमेशा प्रकृति में स्थिर बनी रहती है। जितनी O2 हम ग्रहण करते हैं उतनी ही पौधे बना देते हैं, जितनी CO2 हम त्याग करते हैं उतनी ही CO2 पौधे ग्रहण कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हमें पता चल गई कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमेशा संतुलित बनी रहती है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये हम और देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको फटाफट से बना लेना है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित कैसे बनी रहती है। अब वायुमंडल में क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, इसमें CO2 गैस है, ठीक है, और इधर है हमारा मनुष्य और ये है पेड़। अब दोस्तों, मान लीजिए कि इसमें कोई भी इकाई मान लेते हैं, मान लीजिए कि 5 यूनिट जो है वो CO2 पड़ी है, 5 यूनिट CO2 जो है वो यहाँ पर वायुमंडल में पड़ी है। अब क्या हुआ कि मनुष्य ने जितनी CO2 त्यागी उतनी ही CO2 को किसने ग्रहण कर लिया, पेड़ पौधों ने। मतलब इनकी ज़रूरतें मनुष्यों से पूरी हो गई और मनुष्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतें पेड़ पौधों से पूरी हो गई। मतलब ये आपस में लेन देन कर रहे हैं, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं रहे हैं, ना ही उसको दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें जितनी थी उतनी ही बनी रहेगी, क्योंकि ये तो आपस में ही कर रहे हैं ना आदान प्रदान, इससे तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यही आंसर हमने लिखना है। देखिए क्या लिखना है आंसर हमने कि मनुष्य O2 लेकर CO2 बाहर निकालते हैं। अब दोस्तों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बार बार लिखने के बजाय जो इनके संकेत होते हैं, O क्या
होता है कि बड़ा O लिखा जाता है और उसके पैरों में 2 लिखा जाता है, तो उसे हम O2 यानी ऑक्सीजन गैस के रूप में जानते हैं। और उसी का आगे उतना ही बड़ा अगर C लगा दिया जाता है, O के जितना बड़ा ही अगर C लगा दिया जाता है तो उसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है और ये जो नंबर होता है वो इसके पैरों में लिखा जाता है। तो मनुष्य O2 लेकर CO2 बाहर निकालते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं तथा O2 वापस देते हैं। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ने वाले हैं। मनुष्य व पशुओं द्वारा छोड़ी गई CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की गई CO2 के बराबर होती है। CO2 की मात्रा समान बनी रहती है। तो इस तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो संतुलित या समान बनी रहती है। चलिए ये तो हमें समझ आता है। लेकिन दोस्तों अगर हम पेड़ काट दें तो मनुष्य क्या करेगा? CO2 छोड़ता जाएगा। CO2 छोड़ता जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब मानव तो क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता जा रहा है, लेकिन उसको लेने वाला कोई है ही नहीं। इसका मतलब कि परंतु यदि पेड़ काट दिए जाएं तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। अब CO2 की मात्रा बढ़ जाने से क्या नुकसान होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजन गैस पर, कि पौधे जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ लेना हमारे लिए जरूरी है। चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों मनुष्यों को तो देखिए जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी वृद्धि के लिए N2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपने भोजन में, अपने जीने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि एक पौधा है या एक पेड़ है, तो क्या वो सीधा N2 जो है वायुमंडल में है उसे पकड़ करके अपने अंदर डाल लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं, इसकी जड़ों में या उसकी जो खाद होती है या जो मृदा होती है उसमें कुछ जैविक तत्व पाए जाते हैं, जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, जो इस जैविक पदार्थ नहीं, इनकी जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, यानी एक तरह से कहें तो जीव ही होते हैं छोटे छोटे। तो जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को पकड़ करके उसका स्वरूप चेंज कर देते हैं। और ये जीवाणु रहते कहाँ हैं? इनकी जड़ों में। तो इनकी जड़ों से जब नाइट्रोजन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है तो ये इनके अंदर चले जाते हैं और पौधे इनका यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन क्या बनेगा और उसका आंसर क्या देंगे हम, ये यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस का उपयोग कैसे करते हैं? तो पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ना कि नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन गैस किससे बनती है? 2 नाइट्रोजन को अगर मिला दिया जाए, N2, 2 नाइट्रोजन मिलकर के N2 गैस बनाते हैं। चलिए, लेकिन ये सीधे वायु से N2 गैस नहीं ले सकती। अब पौधों को किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। लेकिन पौधे डायरेक्ट वायुमंडल से उठा करके अपने अंदर नहीं डाल सकते। तो अब क्या होते हैं कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन गैस लेकर के इसका स्वरूप बदल देते हैं। मतलब अब नाइट्रोजन गैस को सिर्फ नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अब सिर्फ नाइट्रोजन बदल गया तो अब जड़ों से डायरेक्ट जो है पौधा इसका प्रयोग कर सकता है। तो नाइट्रोजन का प्रयोग कैसे करते हैं पौधे, ये आपको पता चल गया कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को पहले जीवाणु पकड़ता है, जीवाणु उसका स्वरूप बदल देता है। जब उसका स्वरूप बदल जाता है तो उसको पौधे सीधा उठा करके ले लेते हैं। चलिए, अब ये तो समझ आ गया। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और आगे आगे जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो हर क्लास में हर क्लास में साइंस में कोई ना कोई ऐसा चैप्टर जरूर आएगा, SST में ऐसा कोई ना कोई चैप्टर जरूर आएगा जहां पर इस क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे किया जाएगा। वो क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा शायद, कि ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? प्रभाव किसे कहते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, इसका आंसर क्या लिखना है उसके बाद हम बात में करेंगे। दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी, और दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं।
ये है सूर्य, और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और वायुमंडल को क्रॉस करके आती है, यानी वायुमंडल को लांग करके आती है। अब यहाँ पर वायुमंडल होगा, वायुमंडल को क्रॉस करके जो है हमारे पास सूर्य की किरणें आती हैं। ये सूर्य की किरणें क्या होती हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। अगर पृथ्वी का तापमान ना बढ़ाएंगे तो पृथ्वी जो है वो जम जाएगी, यानी कि यहाँ का जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि सूर्य की किरणें आ करके पृथ्वी को पर्याप्त गर्म बनाए रखती हैं। अगर ये पृथ्वी को गर्म ना करे तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों क्या होती है कि यहाँ पर पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जब ये किरण पृथ्वी से टकरा करके वापस जाने लगती है, अब देखिए पहले तो ये आई, जब ये वापस जाने लगते हैं तो यहाँ पर जो CO2 गैस होती है ये इसको कहती है कि बहन थोड़ी देर और रुको, यहाँ पर थोड़ी देर और रुको, यानी इसको यहीं पर जो क्या है विकृत करती रहती है, यानी यहीं पर इसको रोक देती है, वापस जाने नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, वापस अगर जाती भी है तो बहुत टाइम बाद ये वापस जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये काफ़ी समय तक कहाँ पर रुक गई, धरती पर रुक गई, और इसने क्या सहयोग दिया, धरती को गर्म करने में सहयोग दिया। अगर ये धरती को गर्म ना करे तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा, धरती जम जाएगी। तो यहाँ पर जो CO2 गैस है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या बना रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव बना रही है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है तो पृथ्वी जम जाएगी और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि किरणों को अंदर आने तो देती है, वायुमंडल से अंदर आने तो देती है, लेकिन बाहर नहीं जाने देती। इसे ही क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि कई जो बाग होते हैं या जहाँ पर सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, प्रयोगशालाएं जो होती हैं, वहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिएट किया जाता है। कैसे, आपने इस तरह से कुछ देखा होगा कि इस तरह से सब्जियां उगाई जाती हैं, इस तरह के कुछ जो भी सब्जियों की खेती वगैरह करते हैं तो वो इस तरह का ग्रीन हाउस प्रभाव वहाँ पर क्रिएट करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, सूर्य की धूप अंदर आती तो है लेकिन बाहर नहीं जाती, और इस कवर के अंदर ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं जिन्हें किसकी ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है तो खेतों में क्या किया जाता है, इस तरह का एक कवच लगाया जाता है। ये कवच क्या होता है, ये कांच का कवच होता है। इस कांच की वजह से सूर्य की किरणें अंदर आती तो है लेकिन बाहर नहीं जा पाती। तो इसको कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जो कि आपने अपने आसपास के क्षेत्रों में कुछ इस तरह का देखा भी होगा लगा हुआ। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये बहुत पंजाब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव, कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव वहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया कृत्रिम ग्रीन हाउस प्रभाव। और अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो वो कौन करता है, CO2। यहाँ पर तो कांच लगाए जाते हैं, लेकिन मेनली अगर प्रकृति पर देखें, वायुमंडल में देखें तो कौन काम करता है, CO2 करती है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव का हम आंसर कैसे देंगे कि ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव करती क्या है। आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या करती है, सूर्य की किरणों को आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती है। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर, अब सिंपल सी बात है कि CO2 गैस वायुमंडल में फैलकर, अब वायुमंडल में पहले तो फैल जाती है, फिर क्या करती है, पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा, यानी ऐसी ऊष्मा जो पृथ्वी से टकरा करके वापस जा रही है तो उसको विकिरित ऊष्मा बोलेंगे। तो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक लेती है, पृथ्वी पर रोककर पृथ्वी का तापमान जो है, जो पृथ्वी का तापमान जो है, तापमान का मतलब क्या होता है कि उसमें मतलब जितनी गर्माहट है तो उस तापमान को ये क्या बनाए रखती है, उच्च बनाए रखती है, या इसको हम ये बोलेंगे कि पर्याप्त उच्च बनाए रखती है, जितना हमें चाहिए पर्याप्त उच्च बनाए रखती है। इसी प्रभाव को
ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, तथा CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और दोस्तों इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों पड़ा? क्योंकि जो आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि कृत्रिम ग्रीन हाउस जहाँ पर बनाया होता है, जहाँ पर ज़्यादा तापमान में पकने वाली जो सब्जियाँ होती हैं उनको उगाया जाता है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर के शीशे लगाए जाते हैं। ग्रीन कलर के यहाँ पर इस तरह से शीशे लगाए जाते हैं जिनसे धूप अंदर आती तो है लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाती है। तो वो ग्रीन कलर के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये इसको हरित ग्रह प्रभाव या हरित ग्रह गैस भी कहते हैं। तो जो ये प्रभाव है उसको प्रभाव, और ये जो CO2 गैस है उसको ग्रीन हाउस गैस या हरित ग्रह गैस भी कहते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ग्रीन हाउस प्रभाव तो हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या होगा कि धीरे धीरे अब काम क्या कर रही है? CO2 कर रही है। अब जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर किरणें रुकेगी, मतलब जितनी ज़्यादा CO2 होगी धरती उतनी ज़्यादा गर्म होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। देखिए अगर धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो भी तो हमारे लिए हानिकारक है। और अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि CO2 की मात्रा हमेशा स्थिर बनी रहती है। वो कब ज़्यादा बढ़ती है? जब पेड़ काट दिए जाएं। अब दोस्तों आपको पता है कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। अब पेड़ काटे जाने के कारण CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो CO2 क्या है? ऊष्मा को धरती पर ज़्यादा देर रोक करके रखेगी। जब धरती पर ऊष्मा यानी किरणें ज़्यादा देर तक रुकेगी तो धरती का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। और आजकल आपको पता है दोस्तों कि धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, और इसी प्रभाव को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापमान का बढ़ना, विश्व का जितना भी तापमान है उसका बढ़ना। और वो किसके कारण होता है? CO2 गैस के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग सिंपल सी बात कि ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के खतरे क्या होंगे? अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जब हमने आगे पढ़ेंगे कि जल जो होता है वो क्या होता है? जल जो शुद्ध जल है वो बर्फ के रूप में कई ग्लेशियरों में, कई पर्वतों पर जो है जमा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों अगर गर्मी बढ़ेगी तो वो जो जमा हुआ जल है वो पिघल जाएगा, और पिघल करके कहाँ आएगा? नदियों में। अब नदियां जो है वो ज़्यादा बहने लगेंगी, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के कारण जो आसपास के क्षेत्र हैं वह जो है वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी तो वो ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसके बहुत सारे खतरे भी हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से कौन कौन से खतरे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। चलिए अब उन क्वेश्चंस की हम डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों इसके साथ हम चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को लिखने के लिए थ्योरेटिकल रूप से कि कैसे लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो दोस्तों CO2 गैस लगातार पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा तापमान स्थिर बनाए रखती है, किंतु जब कारखानों व कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है या पेड़ों के काटने से इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसको समझ लिया आप लोगों ने। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बताइए, इससे क्या क्या खतरे हैं। तो दोस्तों पहला खतरा कि इससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा तो नदी के जो आसपास के क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनमें बाढ़ आ जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया। इसी के साथ साथ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी की वजह से हमारे कुछ त्वचा रोग होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि गर्मी में गरीब व्यक्ति, गरीब लोगों का, जिनके घरों में पंखे फैन नहीं होते हैं, उनका रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है कि ये भी एक खतरा है जो मानव के लिए उत्पन्न हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। चलिए अब जो आपका होमवर्क है वो है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय बताइए। तो जिनमें से 2 उपाय तो हमारे पास ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन करें, दूसरी चीज़ कि हम पेड़ लगाएं, और क्या क्या उपाय हैं वो आपको यहाँ पर लिख के लाने हैं। जैसे उपाय है कि हम पेड़ लगा देंगे, लेकिन हमें क्या करना है, औरों से भी पेड़ लगवाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पेड़ लगाने के प्रति जागरूकता फैलाएंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित हो इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे, प्रदूषण कम हो इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के से बचने के उपाय हो जाएंगे। चलिए ये तो हमें समझ आ गया। अब हमने इन वायु की जो जितने भी गैसें थी, गैसों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं हमने। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है वायुमंडल की संरचना। मतलब वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या फर्क पड़ता है, हवा सघन होती है, विरल होती है, या जहाज जो उड़ाए जाते हैं वो किस परत में होते हैं, बादल जो होते हैं वो कितनी ऊंचाइयों पर बनते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना में। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, वो है वायुमंडल की संरचना। तो दोस्तों वायुमंडल की संरचना में हम जानते हैं कि वायुमंडल जो है उसको टोटल 5 परतों में बांटा गया है और इन 5 परतों के अलग अलग नाम हैं। ये टोटल इसकी 5 परतें होगी दोस्तों। जो सबसे निचली परत है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो परत आती है उसे बोला जाता है समताप मंडल। तो दोस्तों क्षोभ मंडल जो होती है उसकी जो ऊंचाई होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसत 13 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो ऊंचाई है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है यानी 0 किलोमीटर लाइन है, इससे 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो परत होगी वो हमारी होगी क्षोभ मंडल। और दोस्तों क्षोभ मंडल में ही जो कोहरा होता है, वर्षा होती है, बादल होते हैं, वो सारे के सारे किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। तो यहाँ पर आप बादल का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं कि क्षोभ मंडल में वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के बाद दोस्तों दूसरी जो परत है वो है समताप मंडल। यहाँ पर बादल नहीं होते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 13 किलोमीटर से लेकर के कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बादल नहीं होते हैं। बादल नहीं होने की वजह से ये जो परत मानी जाती है ये जहाज़ों को उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई भी बादल नहीं होता है। तो ये हो गई समताप मंडल। इसी के साथ साथ दोस्तों जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, वो ओजोन परत भी किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अगर हम बात करें तीसरी परत की, तो तीसरी परत होती है मध्य मंडल। तो दोस्तों अगर अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड, कोई भी बॉडी अगर हमारी पृथ्वी की तरफ आती है और जैसे ही वो मध्यमंडल में प्रवेश करती है तो वो मध्यमंडल में आकर के पूरी तरह से जल जाती है। कि अगर बाई चांस कोई उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आता है तो वो मध्यमंडल में कुछ ऐसे फिनोमिनास पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो मध्यमंडल में जल करके राख हो जाती है। तो और इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक। तो ये हमने पढ़ लिया 3 परतों के बारे में। पहली परत जहाँ पर बादल पाए जाते हैं, दूसरी परत जहाँ पर बादल नहीं पाए जाते हैं, और तीसरी परत जहाँ पर उल्का पिंड जो है वो जल करके राख हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बाह्य मंडल की, इसके बाद जो चौथी परत है दोस्तों वो है बाह्य मंडल। दोस्तों बाह्य मंडल में एक आयन मंडल नाम की परत पाई जाती है। और दोस्तों ये जो आयन मंडल नामक परत होती है, रेडियो संचार में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए होता क्या है एक्चुअल में कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एंटीना है, एंटीना मतलब कोई टावर है, तो यहाँ से टावर से रेंज छोड़ी जाती है। यहाँ पर ए नामक स्थान से मान लीजिए कि बी नामक स्थान पर कोई मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर ए नामक स्थान पर भी एक टावर होगा और बी नामक स्थान पर भी एक टावर होगा। तो यहाँ से रेडियो किरणें जो है वो भेजी जाती हैं। वो क्या करती है कि आयन मंडल से टकरा करके वापस आती है और बी नामक स्थान पर पहुंच जाती है। मतलब यहाँ से जाती है और यहाँ से वापस आ जाती है। तो ये जो आयन मंडल नाम की परत है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, रेडियो संचार के लिए किया जाता है। रेडियो संचार का मतलब रेडियो की खबरें संचारित नहीं करना है। यहाँ पर कोई भी किरण, कोई भी मैसेज का अगर संचार करना है तो वो किसकी वजह से होता है, रेडियो किरणों की वजह से। तो रेडियो संचार में आयन मंडल का उपयोग किया जाता है और आयन मंडल की जो परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, बाह्य मंडल में पाई जाती है। इसी के साथ बाह्य मंडल की जो ऊंचाई होती है वो होती है 80 किलोमीटर से लेकर के
400 किलोमीटर तक। और दोस्तों 400 किलोमीटर से ऊपर की जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं बहिर्मंडल। 400 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी जो भी परत पाई जाएगी उसे बहिर्मंडल बोला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है वायु बहुत कम रह जाती है, नीचे वायु बहुत सघन होती है लेकिन ऊपर जाने पर वायु बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पर हल्की गैसें जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो 400 से ऊपर की जो परत होगी वो बहिर्मंडल, यहाँ पर वायु बहुत ज़्यादा होगी लेकिन यहाँ पर वायु बहुत कम हो जाएगी और हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर तैरती हुई दिखती है। तो दोस्तों वायुमंडल की एक और ख़ास बात होती है कि यहाँ से अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि हम सूर्य के नज़दीक जा रहे हैं तो तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम वायुमंडल में जाते हैं तो वायुमंडल में थोड़ी सी ऊंचाई पर उठने पर भी तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है, मतलब तापमान तेजी से बढ़ता है। यहाँ से तो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन यहाँ से ऊपर तापमान तेजी से बढ़ता है, ये वायुमंडल की खास बात है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें थ्योरी में हमने लिखना क्या है। तो दोस्तों वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा वायुमंडल जो है वो 5 परतों में विभाजित है। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, फटाफट से हम थ्योरी देख लेते हैं कि क्या क्या हमें लिखना है। तो क्षौरमंडल यह सबसे महत्वपूर्ण परत है, नीचे वाली सबसे पहली परत। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। वर्षा, कोहरा तथा ओलावृष्टि के लिए इसी मतलब यही परत रही है, इसी परत में ओलावृष्टि, वर्षा तथा कोहरा होता है। उसके बाद जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल। तो दोस्तों यहाँ पर बादल नहीं पाए जाते, इसलिए यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। हवाई जहाज का चित्र भी हमने बना दिया है, यहाँ पर आप खिड़कियाँ भी लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद अब इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी होती है, 50 किलोमीटर तक होती है, यानी 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये होती है। और ओजोन परत जो है वो इसी में पाई जाती है। ओजोन परत वही वाली परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। चलिए ये हमें समझ आ गया। उसके बाद है मध्यमंडल, यह है तीसरी परत। ये पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत, मध्यमंडल यह तीसरी परत होती है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर लगभग होती है, 50 से 80 किलोमीटर। और अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वो पृथ्वी पर टकराने से पहले इस परत में पूरी तरह से जल करके राख हो जाते हैं। चलिए अब बात आती है चौथी यानी बाह्य मंडल की। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है, एकदम से तापमान बढ़ेगा। और इसकी ऊंचाई जो है 80 से 400 किलोमीटर तक है। आयन मंडल इसी का हिस्सा है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद बहिर्मंडल की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपरी व वायु की पतली परत, सबसे ऊपर की परत है और सबसे पतली परत है। यहाँ पर वायु बहुत कम पाई जाती है। और आपको पता है दोस्तों कि जो हल्की चीज़ें होती है वो हमेशा ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं। आप कभी भी देख लीजिए कि जब भी आप पानी में कोई कागज़ के टुकड़े डालोगे तो वो टुकड़े अंदर नहीं जाएंगे, वो इसकी स्टेप पर यानी ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। तो यही होता है कि हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो हल्की गैसें होती है, तो वायुमंडल में वो भी क्या होंगी, सबसे ऊपर ऊपर तैरती रहेंगी। तो यही है कि हल्की गैसें जैसे हीलियम व हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो दोस्तों ये हमें समझ आ गया, वायुमंडल की संरचना हमने पढ़ ली है। तो दोस्तों ये हुआ जो चैप्टर नंबर 4 था, इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी का जो पार्ट सेकंड है वहाँ पर हम पढ़ेंगे पवनों के बारे में, वर्षा के बारे में और जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हमें वहाँ पर मिलेगी। सो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और याद रखिएगा दोस्तों कि हम एग्ज़ाम में नंबर पाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देख लिया जाए वहाँ पर वही टॉप करता है एग्ज़ाम को जो नॉलेज की दृष्टि से पढ़ता है, जो जानकारियाँ जुटाने की दृष्टि से पढ़ता है। वो कभी भी नहीं टॉप करता जो कि केवल नंबरों के लिए पढ़ता है। दोस्तों इसी के साथ यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ धन्यवाद।